Hello guys, this is Mansi from evgandhi.in. Now we're going to begin with the new chapter, chapter number 11. The name of the chapter is Transportation in Animals and Plants. So यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे. पहली बात तो देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है. अगर जनरली हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि जब हम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर करने को ही ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. अब ये एनिमल और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का होता है, या इसमें हमारी अब यहाँ पे देखो चैप्टर के नेम में एनिमल्स एंड प्लांट्स है, लेकिन इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. तो हम लोगों की बात हो रही है, तो हमें अब क्यों ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. अब मान लो आपने खाना खाया या हम अपने नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन गया. अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है या जो फूड है उससे जो एनर्जी वगैरह बन रही है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने की जरूरत है. अब वो ट्रांसफर होगा तभी तो हर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगा. अब इसी ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांसफर करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए. सबसे पहली चीज जो हम बात कर रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. सो लेट्स रीड इट आउट. We know that all living organisms like plants and animals need food, oxygen and water so that they can survive. So हम सबको पता है जितने भी living organisms हैं उनको food चाहिए, oxygen चाहिए and water चाहिए survive करने के लिए. These elements need to be delivered to their body parts so that they can function properly. अब इन्हीं सब चीजों को body parts तक deliver करने की जरूरत है ताकि हर body का part function कर सके. Right? Hence, all living organisms need a transport system in their bodies. इसलिए हम सबकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है. Okay? So now we'll begin with the first topic of this chapter. So now we're beginning with the first topic, that is human circulatory system. अब हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हम उसकी बात करेंगे. ये सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है, देखो आपने बड़े सारे सिस्टम हम पढ़ते आ रहे, कभी रेस्पिरेशन सिस्टम, कभी डाइजेस्टिव सिस्टम. सो अब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया. ये वो सिस्टम है जिसके अंदर हम अपनी बॉडी में जो ब्लड है, हार्ट है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे. सो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अभी हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात कर रहे थे, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, which consists of a network that supplies food, water, oxygen and other substances throughout the body. अब ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि एक नेटवर्क बनाता है पूरा, जिसकी हेल्प से फूड हो, ऑक्सीजन हो या जो भी सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड है वो पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच सके. ओके, सो द मेन पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, आप सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेन पार्ट्स है दैट इज ब्लड. सो ब्लड से आपको पता चल जाएगा हमारी जो पूरी बॉडी है वहां पे ब्लड है. अगर आप कहीं से भी अपनी रिस्ट पे कुछ कट करते हो या लेग पे कहीं पे भी हल्का सा भी कट करते हो तो सबसे पहले आप देखोगे ब्लड निकल रहा है. तो दैट मीन्स एक ब्लड ऐसी चीज है जो पूरी टॉप से लेके बॉटम तक पूरी बॉडी में हमारा सर्कुलेट करता है. राइट? सो ये चीज होगी फर्स्ट. देन है ब्लड वेसल्स, मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर वेसल्स है वो भी हर जगह है. सो अब देखो यहाँ पे जितने भी इसके कंपोनेंट्स है ये कैसे हैं, जो पूरी बॉडी में फैली हुई. जो चीज पूरी बॉडी में फैली हुई है वही ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से कर सकती है. सो ब्लड है, ब्लड वेसल है एंड इन सबका मेन जो है दैट इज दी हार्ट. ओके, सो अब एक एक करके हम इनको समझेंगे. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड से. So now coming to the first component, that is blood. So blood is red color fluid that flows in our body through the blood vessels. So ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पता नहीं है कि ब्लड क्या होता है. सो इसको डिफाइन किस तरह से किया है कि एक रेड कलर का फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी में थ्रू आउट फ्लो करता है. किसकी हेल्प से? ब्लड वेसल्स की हेल्प से. राइट? देन व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ ब्लड. अब ये ब्लड करता क्या है बॉडी में, वो इम्पोर्टेंट चीज है. सो द ब्लड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस थ्रू आउट आवर बॉडी सच एज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. तो वो कह रहे हैं कि ब्लड एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसकी हेल्प से जो ऑक्सीजन है या जो भी फूड है या एनर्जी या जो भी हमारे को न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए उसको वो
एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करता है या बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। सो ब्लड ही वो चीज करते हैं कि ब्लड एक ऐसी चीज है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट इजिली हो सकती है, करेक्ट। देन ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी। अब देखो, जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उसमें क्या था कि नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं, लंग्स तक जाता है ऑक्सीजन, इस तरह से। अब उस लंग्स को सिर्फ ऑक्सीजन नहीं चाहिए, पूरी बॉडी को वो चीज चाहिए, तो ये ब्लड ही होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से लेके डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी तक। ओके, देन द ब्लड आल्सो कैरीज वेस्ट मटेरियल टू द किडनीज व्हिच देन फिल्टर्स द ब्लड। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, ब्लड जो हमारी बॉडी का थोड़ा वेस्ट मटेरियल होता है उसको किडनी तक लेके भी ब्लड ही जाता है। ओके, एंड देन किडनी उसे फिल्टर करती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट द फूड एंड ऑब्जर्व इट्स nutrients. These nutrients are provided to all the parts of the body through blood. अब यहाँ पे बात हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे जाके हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है एंड वहां पे फूड के जो न्यूट्रिएंट्स है वो निकल जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स वहां पे तो इकट्ठे हो गए, अब उन न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी तक अगेन ब्लड ही सर्कुलेट करता है। ओके, सो ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब आते हैं, भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ टॉपिक, अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। So let's continue. The blood also protects the body from losing blood by forming a blood clot at the place of इंजरी। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ब्लड जो है ये भी हेल्प करता है कि हमारी बॉडी से ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। इसका क्या मीनिंग हुआ, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे मेरा कुछ इंजरी हो गई या कोई कट लग गया, सो वहां से आपको पता जैसे ही हल्का सा भी कोई कट लगेगा तो ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। वो ब्लड निकलता जाएगा जब तक मुझे फर्स्ट एड मिलेगी या जब तक अगर मैं जाऊंगी कहीं हॉस्पिटल वगैरह तो वो ब्लड फ्लो करता रहेगा। अब वो बोल रहे कि ब्लड अपने आप ही हेल्प करता है कि वो ब्लड फ्लो रुक जाए। ऐसा कैसे होता है, हम जब भी कोई इंजरी होती है तो वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉट, इसको हिंदी में आपने सुना होगा कि कभी इंजरी को देखे थे ना खून जम गया है, सो दैट इज व्हाट ब्लड क्लॉट इज। उसमें क्या होता है कि ब्लड जम जाता है, बोल सकते हैं उसको, या ब्लड क्लॉट बोल सकते हैं। सो उसमें फर्दर ब्लड नहीं निकलता, सो वो भी ब्लड ही प्रोटेक्ट करता है कि आगे ब्लड ना निकले इंजरी पे ब्लड क्लॉट करके। Then the blood contains a special substance that helps in regulating the temperature of the body. Now this is also very important. Blood के अंदर एक ऐसा substance होता है जिसकी हेल्प से बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको ब्लड ही रेगुलेट कर पाता है, राइट। ब्लड का टेम्परेचर भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। नाउ अब इसमें फर्दर हम पढ़ने वाले कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। देखो अभी जो चीजें हम कर रहे थे यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे थे कंपोनेंट्स कह लो या पार्ट्स कह लो। सो कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हम कंपोनेंट्स या पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे जिसके अंदर हमने देखा कि ब्लड होता है, ब्लड वेसल होता है और हार्ट होता है। तो यहाँ पे इन तीन चीजों की हम बात करते हैं जिसमें से सबसे पहले पे है अभी हम ब्लड। अब इस ब्लड के फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं विच इज ब्लड प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो अब यहाँ पे हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। ये बताने का आपको रीजन सिर्फ इतना है कि आप कंफ्यूज मत हो जाना। जब हम ये पढ़ेंगे तो ये कंपोनेंट्स है ब्लड के, ये मेन पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स ये तीन है। अभी ब्लड आगे फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स में। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट दी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। नाउ कमिंग टू दी फर्स्ट वन विच इज ब्लड प्लाज्मा। सो अब हम क्या कर रहे हैं, ब्लड के जो कंपोनेंट्स है उसको डिस्कस करें। उसमें सबसे पहले हमारे पास है ब्लड प्लाज्मा। अब ये होता क्या है, द लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ब्लड में लिक्विड सब्सटेंस होता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। आप सोचोगे कि जो ब्लड होता है तो पूरा ही लिक्विड होता है, बट ऐसा
नहीं होता। ब्लड में बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, उसमें से जो लिक्विड सब्सटेंस है दैट इज ब्लड प्लाज्मा। ऑलमोस्ट 55% ऑफ द ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा। अब 55, अब जैसे अगर ये ब्लड है इसको हम 100% लेते हैं तो इसमें से आधे से ज्यादा पार्ट ब्लड प्लाज्मा का ही है। Then the plasma facilitates the transportation of different substances throughout the body. अब ये जो प्लाज्मा है, मतलब जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, ये हेल्प आउट करता है जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंसेस बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसफर हो सके। The blood plasma is made up of water, salt, fats, proteins and sugar. So ये जो ब्लड प्लाज्मा है किन चीजों से बना है? वाटर, सॉल्ट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड शुगर। ठीक है, इन सब चीजों से मिलके ब्लड प्लाज्मा बना है। तो ये थी जो पहला कंपोनेंट था ब्लड का। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन विच इज द रेड ब्लड सेल्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट इज रेड ब्लड सेल्स। इसको आप बहुत जगह देखोगे शॉर्ट फॉर्म में इसको RBC इस तरह से भी लिखा जाता है। दिस इज फॉर रेड ब्लड सेल्स। दे आर प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट इन द ब्लड 40% to 45%। सो एम्पल अमाउंट मीन्स कि बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड में पाया जाता है, विच इज 40 to 45%। दे आर रेड इन कलर बिकॉज दे कंटेन अ स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन आपने बहुत बार सुना होगा, कई बार बॉडी में वीकनेस हो जाती है या टाइफाइड वगैरह होता है तो डॉक्टर्स को आपने बोलते हुए सुना होगा कि बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। सो दैट इज अ पिगमेंट, और इसी की वजह से ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये रेड कलर के होते हैं। अगर जो हीमोग्लोबिन है ये कम हो जाता है दैट मीन्स रेड ब्लड सेल की रेडनेस कम होती जाएगी। ओके, then the oxygen we take in binds itself with the hemoglobin and hence reaches every cell of the body through the blood। अब होता क्या है, जो ऑक्सीजन है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, it binds itself with the hemoglobin, वो हीमोग्लोबिन के साथ जाके मिल जाता है and hence reaches every cells of the body through the blood, और फिर वो हर बॉडी सेल तक पहुंच पाता है। तो अगर हीमोग्लोबिन की बॉडी में कमी हो जाएगी तो ना सिर्फ इसका रेड कलर पे इफेक्ट पड़ेगा बट ऑल्सो जो ये ऑक्सीजन बाइंड करके हर बॉडी पार्ट तक जाता है उसके लिए भी हीमोग्लोबिन कम फील होगा। दैट्स व्हाई हीमोग्लोबिन बॉडी में मेंटेन करना पड़ता है। ओके, सो नाउ वी मूव टू दी थर्ड कंपोनेंट। ओके, now coming to the next component which is white blood cells। so white blood cells को भी we can write it as WBCs, correct। इसके लिए आप इस तरह से लिख सकते हो, this means white blood cells they are present in fewer amounts, almost 1%। so अभी हमने देखा जब हम रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो वो अराउंड 40 to 45% है, लेकिन when we are talking about white blood cells तो वो सिर्फ 1% है but performs a vital function in the body। लेकिन अब ये है तो सिर्फ 1%, लेकिन ये बहुत ही important function perform करते हैं। These cells fight against the germs present in the body। so हमारी बॉडी के अंदर जो germs होते हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करते हैं white blood cells। so ये तो हो गया white blood cells का। अब आते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट पे which is ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स वर्ड्स आपने ज्यादातर सुना होगा जब किसी पेशेंट को डेंगू वगैरह होता है तो उसमें कहा जाता है इसकी प्लेटलेट्स डिक्रीज हो रही है या प्लेटलेट्स कम हो गई है। सो प्लेटलेट्स क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। दीज आर दी सेल्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट। सो ये ऐसे सेल्स हैं जो हेल्प करते हैं, जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट होता है उसमें ये हेल्प करते हैं एंड प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू एन इंजरी। ये भी हमने डिस्कस भी किया था कि ब्लड ही अपने आप को प्रोटेक्ट करता है ब्लड क्लॉट करके कि ज्यादा ब्लड किसी भी इंजरी में बॉडी से ना निकल जाए। सो दैट इज व्हाट, अगर प्लेटलेट्स कम होंगी तो वो चीज नहीं हो पाएगा। कोई इंजरी होगी तो उसमें ब्लड फ्लो करता जाएगा बिकॉज प्लेटलेट की हेल्प से ही वो ब्लड क्लॉट हो पाता है। ओके, सो यहाँ पे अभी हमने जो हमारे 4 कंपोनेंट्स थे ब्लड के वो डिस्कस कर लिए। अब हमने जो मेन पार्ट्स किए थे सर्कुलेटरी सिस्टम के उसके सेकेंड नंबर पे आएंगे विच इज दी ब्लड वेसल्स।